नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर उर्मिला के विरह काव्य की व्याख्या लेकर आया हूँ। जो साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत पद्य है उसकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। जो ये मैं 4th सेमेस्टर वाले छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो देखिए, पहला पद्य हमारे सामने जो उपस्थित है वह यह है कि हुआ एक दुःस्वप्न सा, सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। यहाँ पर आपसे मैंने पहले ही चर्चा की थी कि सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में आप पहले ही जानते हैं, पहले भी संदर्भ आपको बताए जा चुके हैं। आज भी मैं मौखिक आपको बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम आपको इस पद्य के कवि का नाम और यह किस काव्य से लिया गया है उसकी चर्चा आपको करनी है। तो यह पद्य प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित हैं। इन पंक्तियों के प्रणेता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर इसके बाद छात्रों आपको प्रसंग लिखना है। अब प्रसंग में जब मैंने आपके सामने पंक्ति पढ़ी तो पंक्ति का क्या सारांश मिलता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पंक्ति का प्रसंग हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ही बात मिलती है कि यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में उर्मिला अपने विरह को अपने सखी से कह रही है। क्योंकि देखिए, शुरुआत में ही पंक्ति में पता चल जाता है, हुआ एक दुःस्वप्न सा, सखी कैसा उत्पात। यानी अपनी सखी को संबोधित करती हुई उर्मिला बातें कह रही हैं। फिर इसके बाद आपको इस पंक्ति की व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में क्या लिखना है? सबसे पहले पंक्ति का हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद भाव के अनुसार हम इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। तो हुआ एक दुःस्वप्न सा, हुआ एक यानी हुआ है या घटित हुआ है एक दुःस्वप्न। दुह यानी दुख देने वाला स्वप्न, दुष्ट स्वप्न, बुरा स्वप्न। सा बुरा स्वप्न के समान। सा सी समता समानता होने पर कौन सा अलंकार होता है? उस स्थान पर उपमा अलंकार होता है। सखी कैसा उत्पात, हे सखी मेरे मस्तिष्क में एक बुरे स्वप्न के समान कोई उत्पात उत्पन्न हुआ है, अर्थात बहुत ही अधिक दुख देने वाला। ऐसा लगता है कि मैंने कोई स्वप्न देख लिया है जो जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। जब मैं जागृत हो जाती हूँ फिर भी वह जो बुरा स्वप्न है, मुझे पूरे दिन तक जाग जाती हूँ तब भी वह स्वप्न उसी तरह लगातार बना रहता है, दिन में भी और रात में भी। खान पान तो ठीक है, अर्थात खाने पीने की बात एकदम सही है, सही समय पर सब भोजन ले रही हूँ, पर तदंतर हाय, पर मेरे दुख का कारण आखिर क्या है? आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। जो विश्राम होता है अर्थात जो आराम करने का समय होता है, वह विश्राम अर्थात मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। इस नींद न आने का कौन सा उपाय हो सकता है? मैं क्या उपाय कर सकती हूँ? यह उर्मिला कह रही हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे उर्मिला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उर्मिला जी इतना ज़्यादा विरह से तप्त हैं कि जैसे कोई रात में बुरा स्वप्न देख लेता है
तो व्यक्ति अचानक सोकर उठ जाता है और चौंक कर उठता है और पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। फिर इसके बाद वह बुरा स्वप्न दिन में भी उसी प्रकार बना रहता है, वह स्वप्न उसी तरह से परेशान करता रहता है व्यक्ति को। वह बुरा स्वप्न दिन और रात की नींद चुरा लेता है, वह बुरा स्वप्न उसी के समान उर्मिला की स्थिति हो गई है। व्यक्ति भोजन तो करता है, किंतु भोजन करने के बाद जो आवश्यक विश्राम चाहिए, जो आराम व्यक्ति करता है, वह आराम व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। न तो दिन में चैन रहता है, न तो रात में नींद आती है। अर्थात यहाँ पर उर्मिला के विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि उर्मिला का विरह किसी बुरे स्वप्न के देख लेने पर जिस तरह से एक व्यक्ति की स्थिति होती है, उसी तरह से लक्ष्मण के जाने के बाद उर्मिला की स्थिति लगातार कई वर्षों से उसी प्रकार बनी हुई है। जैसा बुरा स्वप्न देखने पर हमें एक दिन हमारी स्थिति बेकार होती है, दिन रात नींद नहीं आती, लेकिन उर्मिला उसी बुरे स्वप्न को ऐसा लगता है कि उसी बुरी घटना को सुनकर पूरे 14 वर्षों तक उसी तरह के दुख से तप्त हैं। फिर व्याख्या लिखने के बाद आप काव्य विशेष या काव्य सौंदर्य उसे कहते हैं, उसका आप वर्णन करेंगे। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले जब आप काव्य विशेष लिख रहे हों तो काव्य विशेष लिखते समय हम अलंकार खोजते हैं। तो अलंकार खोजने में हम देखते हैं कि हुआ एक दुह स्वप्न सा, सखी कैसा उत्पात। यहाँ पर दुख इस पंक्ति में हुआ एक दुह स्वप्न सा, यानी बुरे स्वप्न के समान यह कैसा उत्पात है। इस स्थान पर आप देखते हैं सासी समता समानता आया है। तो जहाँ समानता का भाव आ जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? वहाँ उपमा अलंकार है। तो इस पंक्ति में, ऊपर की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, क्योंकि जब किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए किसी बात से समानता व्यक्त की जाए तो उस स्थान पर उपमा अलंकार होता है। फिर इसके बाद हम इसमें खोजते हैं कि अब कौन सा अलंकार है। तो अगला अलंकार हम देखते हैं कि जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। जगने पर भी वह बना, कारण के बिना कार्य हो रहा है। अब जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो जागने पर उस स्वप्न को भूलने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जागने पर इस पंक्ति में क्या कारण है कि वह दिन रात उसी तरह से बना रहता है। हम ऊपर की पंक्ति पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि बुरा स्वप्न देखने पर जब हम जागते हैं तो पूरा दिन हमारा बेकार होता है, किंतु कार्य के बिना अर्थात किसके जगने पर कहीं भी उर्मिला का नाम आया है? बिल्कुल नहीं आया है। तो बिना कारण के अर्थात बिना उर्मिला का वर्णन किए कवि ने सीधे सीधे उर्मिला के मुख से सखी को बताया है ये बात, जिस कारण से कि उर्मिला का वर्णन न होने के कारण इस स्थान पर विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि विशेष उक्ति यहाँ पर व्यक्त की गई है। यानी कारण तो है ही नहीं, कार्य के बारे में बताया गया है, तो विशेषोक्ति अलंकार आप कह सकते हैं इसे। अब इसके बाद दूसरी बात क्या है? खान पान तो ठीक है। यहाँ पर खान पान जो है हमें समासिक पद मिल रहा है, खान पान। यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। खान पान, दिन रात, सुबह शाम, जहाँ पर ऐसे शब्द आए जो एक दूसरे से संबद्ध हों। तो
दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। और द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ पर दो शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थी हों और जुड़े हों, तो उन शब्दों को हम द्वंद्व समास के अंतर्गत जोड़ते हैं। तो इस पंक्ति की दूसरी विशेषता क्या है कि समासिक पद द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद इस पंक्ति की तीसरी विशेषता क्या है? इसकी सरल, सहज, प्रवाहमयी, ओज गुण युक्त शैली का प्रयोग कवि ने किया है। ओज गुण युक्त शैली का। फिर इसके बाद इस पंक्ति की अगली विशेषता क्या है? तो इस पंक्ति की अगली विशेषता है सरल, सहज, प्रवाहमयी, हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने निम्न पद्य में किया है। फिर इसके बाद अगली पंक्ति है, फिर इसके बाद छात्रों अगली पंक्ति है, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई, वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही इसे कौन खावे। अब देखिए, सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे? तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के प्रसिद्ध राम कवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं। अब प्रसंग इसका आप लिखेंगे, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में यह लिखेंगे कि उर्मिला अपनी सखी को भोजन लाने पर उलाहना देते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? वह व्याख्या में आप देखेंगे कि वह व्याख्या में वो कहती हैं कि अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, यानी उर्मिला की सखी लेकर आती है भोजन और उर्मिला से भोजन ग्रहण करने का आग्रह करती है। तो उर्मिला जी क्रोधित होकर उस सखी से कहती हैं, अरे व्यर्थ है, अर्थात ये निरर्थक है। अरे सुनो, व्यर्थ अर्थात बेकार है, अर्थात सुनो यह बेकार है। व्यंजनों की बड़ाई अर्थात जो पकवान, व्यंजन यानी पकवान की बड़ाई अर्थात विशेषता जो बतला रही हो, पकवानों की जो विशेषता बतला रही हो, सुनो वह सब बेकार है। हटा थाल तू, अर्थात तुम यहाँ से थाल यानी थाली, हटा मीन्स हटा दो, बगल रख दो या दूर कर दो मुझसे। क्यों इसे आप लाई, अर्थात तुम इसे क्यों अपने आप मेरे बिना कहे हुए तुम मेरे पास लेके आई हो। वही पाक है, वही पाक यानी शुद्ध है जो बिना भूख भावे, जो बिना भूख के अच्छा नहीं लगता, वही शुद्ध है। कोई भी कितना भी बड़ा पकवान हो, लेकिन यदि भूख नहीं लगी है तो वह जो पकवान की शुद्धता है वह बिना भूख के अच्छी नहीं लगती है। बता किंतु तू ही इसे कौन खावे, किंतु तुम बताओ कि इस पकवान को कौन खावेगा, अर्थात जब मुझे भूख ही नहीं लगी है तो मैं इस पकवान को क्यों खाऊंगी, अर्थात मैं इस पकवान को नहीं खा सकती हूँ। अब देखिए, भाव उर्मिला का यह है कि वह सखी को अपने सखी द्वारा भोजन लाए जाने पर सखी को उलाहना देते हुए कहती हैं कि मेरे सामने पकवान इत्यादि की बड़ाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसका देखिए किस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने एक दूसरे से संबद्ध कराया है कि जब उनकी सखी भोजन लेके आती है तो वो लक्ष्मण द्वारा बिताए गए अच्छे दिनों को याद करती हैं कि लक्ष्मण जी किस किस तरह से बातें कर रहे थे और फिर आगे क्या हुआ। उस बात को वो सोचकर इस भावना को व्यक्त करती हुई कहती हैं
कि प्रियतम की वो बातें ही केवल मीठी मीठी थी, अर्थात उनकी केवल बातों में विशेषता थी और उसमें विशेषता नहीं थी। अब वो बातें मुझे जो याद आ रही हैं, अब वो मुझसे दूर हो जाएं, वो ख्याल जो है, वो जो शब्द हैं, वो मुझसे दूर चले जाएं, क्योंकि वो बातें सच्ची नहीं थी, शुद्ध नहीं थी, क्योंकि उस समय उन बातों का कोई विशेष अर्थ नहीं था। आज इस विरह की अवस्था में, इस दुख की अवस्था में यदि प्रियतम होते तो ये जो हवाएं चल रही हैं काम क्रीड़ा की, कामदेव जो हवाएं चला रहा है काम क्रीड़ा की, इन हवाओं का सार्थक होना तब पाया जाता जब प्रियतम मेरे साथ होते। आज ये हवाएं मेरे लिए बिल्कुल भी निरर्थक हैं। ऐसी इस भाव को लेकर मैथिली शरण गुप्त जी ने निम्न पंक्तियों की रचना की है। फिर इसके बाद इस पंक्तियों की विशेषता हम खोजेंगे, या विशेष आप कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में काव्य विशेष क्या है, काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों का क्या है, या इन पंक्तियों की विशेषता क्या है। तो देखिए, इन पंक्तियों की विशेषता यह है, सबसे पहले इसमें व्यंजनों कार्य के बिना कारण की उत्पत्ति बताई गई है। यहाँ पर देखिए, कहीं भी सखी की बात कही गई है नहीं, उर्मिला के बारे में कहा गया है बिल्कुल नहीं, उर्मिला का नाम भी इस पंक्ति में नहीं आया है। तो कार्य के बिना कारण की उत्पत्ति बताई गई है कि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, कि मेरे सामने व्यंजनों की बड़ाई करना व्यर्थ है। किसके सामने? मेरे सामने है। लेकिन जब हम ऊपर की पंक्तियां पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उर्मिला के, यदि हमारी परीक्षा में यह व्याख्या पूछ ली जाती है तो उस स्थान पर तो हमें पता ही नहीं है कि कारण कौन है, अर्थात उर्मिला कारण है, लेकिन वो भाव छिपा हुआ है, जिस कारण से कारण के बिना कार्य होने से यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। फिर इसके बाद आप देखिए तो इस पंक्ति में वही भावय, ठीक है, वही भावय में व वर्ण दो बार आया है, जिस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार मिल जाता है। फिर इसके बाद जब हम अलंकार खोज चुके, फिर उसके बाद हम इस पंक्ति की और विशेषता खोलेंगे। तो कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भूख के बारे में बताया है। तो उस कारण से इस पंक्ति में उदाहरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न है। उदाहरण शैली का प्रयोग कवि ने किया है। फिर इसके बाद इन पंक्तियों की तीसरी विशेषता क्या है? सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने इन पंक्तियों में किया है। फिर अगली पंक्ति है, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती, रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में भी आप संदर्भ पहले से ही जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध राम काव्य साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने, जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो यह पाते हैं कि इसका प्रसंग यह है कि प्रसंग का तात्पर्य यह होता है कि जो पंक्तियाँ आपकी परीक्षा में आई हुई हैं वह पंक्तियाँ क्यों लिखी गई हैं, अर्थात पंक्तियों से पहले की क्या अवस्था है, उस अवस्था का वर्णन आप करेंगे तब पंक्तियाँ स्पष्ट हो पाएंगी। तो देखिए, उर्मिला अपनी विरहावस्था का, अपने दुख की अवस्था का वर्णन करते हुए
आगे बताती हैं कि बनाती रसोई सभी को खिलाती। अब व्याख्या करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं वो व्याख्या में बातें स्पष्ट होंगी। बनाती रसोई सभी को खिलाती, कि मैं रसोई भी बनाती और सभी को, सभी परिवार वालों को रसोई में खिलाती भी। इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। इसी काम में अर्थात रसोई बनाकर खिलाने में ही मैं तृप्त हो जाती, मैं प्रसन्न हो जाती, अत्यंत सुख का अनुभव मैं करती। किंतु क्या है, रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, मेरे लिए एक ही बात रोना रहा है। अर्थात एक ही बात है जो मेरे दुख का कारण है। खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना, कि अर्थात मैं इस अलोने सलोने को, अर्थात जो मैंने पकवान बनाए हैं, अलोना पकवान ऐसा पकवान होता है जिस पकवान में नमक नहीं डाला जाता, जो पकवान सात्विक होता है, जिस पकवान में लहसुन, प्याज और तेल, सरसों के तेल की मात्रा नहीं होती है, वह पकवान अलोना पकवान कहा जाता है। और सलोना पकवान क्या कहा जाता है, जिसमें ऐसा पकवान जिसमें तरह तरह के मसाले डाले गए हों, लहसुन प्याज डाल करके जो पकवान, विशिष्ट पकवान बनाया गया हो, उस पकवान को सलोना पकवान कहते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि जब व्याख्या आप लिखने लगेंगे तो इस बात का वर्णन आपको अवश्य करना है कि अलोना पकवान क्या होता है और सलोना पकवान क्या होता है। उर्मिला जी कहती हैं कि मेरे लिए एक ही बात दुख का कारण बनी है कि मैं यह पकवान बनाऊं तो मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है, तो यह सात्विक और गैर सात्विक पकवान, साधारण और विशिष्ट पकवान मैं किसे खिलाऊं। भाव यह है इन पंक्तियों का कि आज मैं सभी को प्रसन्नता पूर्वक रसोई बना करके तरह तरह के पकवान सभी को मैं खिलाती भी और इसी काम में मैं अपार सुख का अनुभव करती। किंतु मेरा प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी मेरे साथ नहीं हैं, जिस कारण से मुझे अत्यंत ही दुख हो रहा है। और मैं साधारण और विशिष्ट पकवान तो बनाती हूँ, किंतु उसे खिलाने में मुझे अत्यंत ही संकोच की प्रवृत्ति पनपती है, जिस कारण से मैं न तो पकवान बना ही पा रही हूँ, न तो खिला ही पा रही हूँ, और जो मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। व्याख्या लिखने के बाद आप काव्य विशेष लिखेंगे तो विशेषता क्या है इन पंक्तियों की। इन पंक्तियों की पहली विशेषता यह है कि बनाती रसोई सभी को खिलाती। इस स्थान पर दृष्टांत अलंकार है, और कैसे है, क्योंकि एक बात को कि रसोई बनाना और सबको खिलाने की बात यहाँ कही गई है। यानी दृष्टिकोण एक दिया गया है, एक विशिष्ट विचार दिया गया है कि मैं ऐसा करता, उसके बाद ऐसा करता। जब उपमेय और उपमान की आपस में संबद्धता जोड़ी जाए या किसी विशिष्ट बात का क्रम से विवरण दिया जाए तो उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है, और यहाँ पर पहली विशेषता यह है कि अलंकार इसमें कौन सा है, दृष्टांत। फिर इसके बाद इस पंक्ति की अगली विशेषता क्या है, इस पंक्ति की यह विशेषता है कि अपने विरह की अवस्था में भी उर्मिला जी औरतों के मासिक धर्म को, महिलाओं का जो लक्षण होता है कि रसोई बनाना और सबको भोजन खिलाना, जो सबसे बड़ा महिलाओं का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को नहीं भूली हैं। अर्थात इसमें स्त्रियों की मर्यादा का चित्रण इस पंक्ति में कवि ने किया है। भाषा इसकी सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है, शैली इसकी ओज गुण युक्त दृष्टांत शैली का प्रयोग कवि ने किया है।
फिर इसके बाद अगली पंक्ति है, देखिए छात्रों, इस पंक्ति में हमें यह बात मिलती है कि जब हम पंक्ति को पढ़ते हैं कि वन की भेंट मिली है एक नई जड़ी वह जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। तो देखिए इस पंक्ति की का संदर्भ आप पहले से ही जानते हैं कि यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित राम काव्य साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं। अब इसका प्रसंग क्या है? जब भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ को लेकर भरत जी राम जी को वापस लाने के लिए वन में जाते हैं, तो वहाँ वन में उर्मिला की भेंट सीता माता से होती है। सीता माता ने उर्मिला जी को एक विशिष्ट औषधि दी थी। उसी विशिष्ट औषधि का वर्णन करते हुए उर्मिला जी कहती हैं, व्याख्या में अब क्या कहती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। व्याख्या में कहती है, वन की भेंट मिली है, अर्थात वन में जब मैं गई थी तो वहाँ पर माता सीता जी ने मुझे एक भेंट दी है। भेंट यानी उपहार दिया है, जिसे आप गिफ्ट कहते हैं कि उर्मिला को माता सीता ने एक गिफ्ट दिया था, एक उपहार दिया था। एक नई जड़ी वह जीजी से, एक नई तरह की एक विशिष्ट प्रकार की जड़ी यानी दवाई औषधि जीजी ने अर्थात दीदी ने, सीता माता ने एक विशिष्ट प्रकार की औषधि उर्मिला जी को उपहार रूप में दिया था। खाने पर सखी जिसके, आगे वह अपने सखी से उर्मिला जी कहती हैं कि हे सखी, जब मैं उसको खाती हूँ तो क्या होता है? गुड़ गोबर सा, कि गुड़ गोबर सा लगे, अर्थात अत्यंत ही बेकार लगता है स्वयं ही जी से, अर्थात मुझे अपने स्वरूप पर स्वयं ही धिक्कार प्रतीत होता है, अर्थात मैं अपने जी से, अपने स्वरूप से स्वयं ही ऊब जाती हूँ। यहाँ पर इन पंक्तियों का भाव यह है कि ऐसी औषधि सीता माता ने मुझे दिया था कि जिसे मैं जब खा लेती हूँ तो कितनी भी स्वादिष्ट चीज़ें खाऊं, लेकिन जैसे गुड़ में थोड़ा गुड़ के बाद अगर गोबर किसी को खिला दिया जाए तो व्यक्ति उस मीठे स्वाद को भूल जाता है, उसी तरह से जब मैं कुछ भी भोजन करती हूँ तो यदि मुझे यदि माता सीता की औषधि याद आ जाती है तो सब कुछ मेरे लिए इस विरह में, इस दुख की अवस्था में मेरे लिए सब बेकार हो जाता है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि व्यक्त करना चाहता है कि उर्मिला का जो विरह है वो अत्यंत ही अपार अवस्था को, अत्यंत ही तीव्र अवस्था को प्राप्त हो चुका है, अत्यंत ही विरह की तप्ता अवस्था को वह प्राप्त हो चुका है कि समस्त बातें उर्मिला जी को गुड़ गोबर से लगती हैं। गुड़ गोबर से तात्पर्य यह है कि एकदम बेकार प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए, अब हम क्या लिखेंगे पंक्तियों की, जब संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख चुके हैं तो काव्य विशेष, काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो देखिए इन पंक्तियों की विशेषता क्या है। वन की भेंट मिली है एक नई जड़ी वह जीजी से। यहाँ पर जड़ी मिली है
अब वह कौन सी औषधि है, औषधि का चित्रण ही कवि ने नहीं व्यक्त किया है, जिस कारण से इस पंक्ति में हम अतिशयोक्ति अलंकार पाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसी बातों का वर्णन होता है कि बात झूठी लगने लगे। अब ऐसी कौन सी दवाई है कि जो गुड़ खाने पर गोबर सी प्रतीत होने लगे? कोई भी नहीं लग रही है। तो इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की सृष्टि व्यक्त हुई है। और इसके बाद इसमें आप देखिए कि जड़ी जीजी, यहाँ देखिए जड़ी में ज और जीजी में ज, 3 बार ज ज वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि जड़ी जीजी में ज तथा गुड़ गोबर कामा लगे में ग अक्षर की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। देखिए छात्रों, इस तरह से जब आप लिखेंगे तो विशिष्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप अलंकार बता चुके तो इसमें किस भावना की सृष्टि हुई है? इन पंक्तियों में कवि ने उर्मिला के विरह की अवस्था की एक नई तुलना प्रस्तुत की है, यानी नवीन उपमा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गुड़ गोबर सा, गुड़ गोबर के समान, अर्थात नई उपमा का प्रयोग करने के कारण एक पंक्ति में विशिष्टता आ गई है। आज हम गुड़ गोबर का अर्थ जानते हैं, किंतु साकेत महाकाव्य के लेखन से पूर्व गुड़ गोबर सा ऐसी उपमा कहीं भी नहीं दी गई है। तो नई उपमा का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी ने निम्न पंक्ति में व्यक्त किया है। इसके बाद इसकी भाषा सरल सहज प्रवाहमयी हिंदी की खड़ी बोली है। शैली इसकी ओज गुण युक्त प्रसादात्मक शैली का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। अगली पंक्ति है, रस है बहुत सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। इस पंक्ति का संदर्भ आप पहले से ही जानते हैं कि प्रस्तुत सार गर्भित पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध राम काव्य साकेत के नवम सर्ग से अवतरित हैं या ली गई हैं। इन पंक्तियों की मूल भावना क्या है वह हम किस में व्यक्त करेंगे? प्रसंग में। अर्थात इन पंक्तियों से पहले की बात क्या है? इन पंक्तियों पहले की बात यह है कि इस छंद में उर्मिला जो है वह उर्मिला अपने सखी से विशिष्ट पदार्थ के खोने की बात व्यक्त करती है और अपने सखी से उर्मिला जी आगे कहती हैं कि रस बहुत है सखी, अर्थात रस बहुत है सखी यानी हे सखी, इस संसार में रसमयी वस्तुओं का अभाव नहीं है, लेकिन क्या है? विष है विषम प्रयोग। कि जैसे रोग में आप देखते हैं कि यहाँ पर इस संसार में बहुत रस है, अर्थात बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, बहुत उल्लास है, विष है विषम प्रयोग। और इस संसार में जो विष है, जो जहर है, ऐसा आप समझिए, है विषम प्रयोग। इस संसार की प्रसन्नता में यदि कोई
इस प्रसन्नता को दूर करने के लिए विष का यदि प्रयोग कर ले तो वह एक विषम प्रयोग इस संसार के हर्षोल्लासमयी संसार में माना जाता है। अगर कोई जहर इस प्रसन्नचित्त अवस्था में खा ले बिना प्रयोगता के हुए, अर्थात बिना प्रयोग करने के कारण, बिना उपयोग करने के कारण यहाँ हो जाते हैं, यहाँ भोग भी रोग जो होता है वह भोग भी रोग बन जाता है। इन पंक्तियों का भाव कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि संसार में प्रसन्नता, हर्षोल्लास बहुत अधिक है। प्रसन्न रहने के लिए, व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों का उपयोग करता है यदि बीमार हो जाए तो, और विष यदि दवाइयों को उचित समय पर न लिया जाए, उचित समय पर दवाइयों का उपयोग न करने पर वे दवाइयाँ व्यक्ति के लिए विष बन जाती हैं, दवाइयाँ वह व्यक्ति के लिए जहर बन जाती हैं यदि दवाइयों का विशिष्ट समय पर उपयोग न किया जाए, बिना प्रयोगता के हुए, अर्थात विशिष्ट समय पर उन दवाइयों का उपयोग न किया जाए तो वो दवाइयाँ भी जो भोग्य हैं वह भी व्यक्ति के लिए रोग का कारण बन जाती हैं। सही समय पर यदि दवाइयाँ न ली गई तो वो दवाइयाँ व्यक्ति को हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। और कैसे? यदि चिकित्सक के पास, वैद्य के पास या डॉक्टर के बिना डॉक्टर की आज्ञा के यदि हम विशिष्ट दवाई को भी लेते हैं तो वह दवाई हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। उसी तरह से लक्ष्मण जी के न होने पर जो विशिष्ट बातें मेरे लिए थी, संसार की जो रसमयी बातें मेरे लिए थी, वह भी मेरे लिए विष के समान कार्य कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा विशिष्ट प्रियतम, अर्थात जैसे दवाइयों का प्रयोग करने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सुख का अनुभव करने के लिए प्रियतम का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। यदि प्रियतम हमारे पास नहीं है तो इस रसमयी संसार की हंसी खुशी हर्षोल्लास सबसे बड़ा मेरे लिए दुख का कारण है। और मेरे भोग्य, अर्थात जो मेरे लिए भोग्य होना चाहिए था वह मेरे लिए रोग बना हुआ है। यह व्याख्याएं हो गई। अब इसके बाद इन पंक्तियों की विशेषता हम खोजेंगे कि इन पंक्तियों में विशेष क्या है। तो जब हम विशेष खोजने चलते हैं छात्रों, तो विशेष खोजते समय हम सबसे पहले किसे खोजते हैं? अलंकारों को खोजते हैं। और फिर इसके बाद हम किसे खोजते हैं? अलंकारों के बाद भाषा शैली को खोजते हैं। तो देखिए, बिना प्रयोगता के हुए, देखिए बिना प्रयोगता अर्थात बिना प्रयोग करने वाले के लिए इस पंक्ति में विनोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। विनय पूर्ण बातों की चर्चा निम्न पंक्तियों में कवि ने की है। जब अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए आदर्शवादी विचारों के माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को पुष्ट करता है या सदाचारी बातों का उल्लेख करते हुए अपने दुख के अनुभव को कवि व्यक्त करता है, तो उस स्थान पर विनोक्ति अलंकार होता है। अब दूसरा अलंकार जब हम इस पंक्ति में खोजेंगे तो वह कौन सा है? तो विष और विषय में कौन सा अलंकार है? विषय मैंने कहा।
विष और विषम में 2 बार विष विष शब्द आया है। तो आप जानते हैं कि एक स्थान पर 2 शब्दों का प्रयोग हो और उन शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार होता है। तो देखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिना प्रयोक्ता में विनोक्ति अलंकार, और विष विषम में विषम में यमक अलंकार। यमक अलंकार का एक भेद होता है सभंग पद यमक। तो सभंग पद यमक अलंकार है। और इन पंक्तियों में एक अलंकार हमें और दिखाई दे रहा है, वह यह है कि रस प्रयोक्ता, ये जो शब्द मिलता है इसमें रस है। देखिए, रस, ये शब्द और ये शब्द, रस एक रस का अर्थ है। एक ही शब्द का जब कई अर्थ निकले तो वहाँ पर हम यह पाते हैं कि श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए, रस और प्रयोक्ता शब्द का कई अर्थ निकलने के कारण इस पंक्ति में, इस शब्द में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है। ठीक है छात्रों, तो देखिए, एक रस का अर्थ क्या है? प्रसन्नता। दूसरे अर्थ का, रस का अर्थ क्या है? मिठास से युक्त कोई पेय पदार्थ। प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाला, और दूसरा प्रयोग, पहले प्रयोक्ता का, एक प्रयोक्ता का अर्थ यह है, इसी प्रयोक्ता के कई अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ है प्रयोग करने वाला और दूसरे प्रयोक्ता का अर्थ है उपयुक्त। यानी एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकले तो वह पद श्लिष्ट होता है। उस श्लिष्ट पदों के कारण इस पंक्ति में श्लेष अलंकार की सुंदर योजना कवि ने व्यक्त की है। भाषा सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है। और इस पंक्ति में रस कौन सा है? रस इसमें करुण रस है। देखिए, इस स्थान पर करुण रस क्यों है? क्योंकि अपनी विरह की अवस्था का वियोगिक वर्णन कवि ने व्यक्त किया है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अगली पंक्ति क्या है, मैं उसकी चर्चा आपसे करने चल रहा हूँ। अगली पंक्ति है, लाई है क्षीर क्यों तू हठ मत करियो, मैं पीऊंगी नाली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंक भी राज्यशाली, माना तुझे मुझे तूने मुझे तरुण विरहिणी, वीर के साथ ब्याहा, आँखों का नीर क्या कम, फिर मुझको चाहिए और क्या। हाँ, यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से ली गई हैं। अब इनका प्रसंग क्या है? पंक्ति जब हमने पढ़ा तो हमें एक बात मिली कि यहाँ पर उर्मिला जी किसे कह रही हैं कि लाई है क्षीर क्यों तू हठ मत करियो, मैं पीऊंगी नाली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, ए रंक भी राज्यशाली, अर्थात वो अपने साथ आई जनकपुर की दासी से कह रही है। क्या कह रही है? वो व्याख्या में हम लिखेंगे, व्याख्या में लाई है क्षीर क्यों,
तू कि अर्थात हे दासी, हे सखी, तू मेरे लिए दूध क्यों लाई है? दूध क्यों लाई है? क्षीर यानी दूध। हठ मत करियो और उस दूध को पीने के लिए मेरे सामने तू हठ बिल्कुल भी न कर। हठी बालिका के समान मेरे सामने न बन। हे दासी, तू ऐसा न कर। हे सखी, तू ऐसा न कर। किसी भी बात का हठ बिल्कुल भी न कर। मेरे सामने अगर हठ करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं हूँ क्या है? अर्थात मैं हूँ ही क्या? वर्तमान समय में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई शिशु सफल हठी कि तुम इस तरह से मुझे जबरन दूध मेरे लिए लाई हो और पिलाने के लिए हठ कर रही हो। तो क्या मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ कि जो अपने हठ के सामने अपनी माँ की बात नहीं मानती है? मैं बालिका छोटी सी तो हूँ नहीं, मैं तो अब बड़ी हूँ। तो छोटी सी बालिका के समान मुझे हठी मानकर तुम मेरे लिए दूध क्यों लाई हो? मैं आखिर क्या हूँ? रंक भी राज्यशाली कि मेरे पास राज्य होते हुए भी मैं एक गरीब के समान हूँ। अर्थात राजा होते हुए भी मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। अब माना तूने मुझे कि हे दासी, तूने मुझे क्या माना है? तूने मुझे तरुण विरहिणी अर्थात एक छोटी सी अपने समान आज भी बालिका समझ रही हो कि जैसे मैं बचपन में थी उसी तरह से इस विरह की अवस्था में जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो तुम क्या आज मुझे फिर एक छोटी बालिका के समान समझ रही हो? वीर के साथ ब्याहा। हे सखी, हे दासी, तुमने तो मुझे एक वीर के साथ तुमने मेरा ब्याह किया है, तो आज मैं छोटी कैसे हो सकती हूँ? तरुणावस्था को कैसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ? अब मैं एक युवती हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ। आँखों का नीर क्या कम फिर मुझको? मेरी आँखों में तो इतना अश्रु निकल रहा है, आंसुओं से मेरी आँख भरी हुई है, तो क्या तुम कम उसे कर दोगी? जितना मैं पेय पदार्थ पीऊँगी, दुग्ध पीऊँगी, उतना ही मेरे अंदर जल की मात्रा अधिक होगी, उतने ही आंसू मेरे आंखों से निकलेंगे। चाहिए और क्या? हाँ कि अर्थात तुम्हें और मुझसे क्या चाहिए? तुम और क्या करना चाहती हो मेरे साथ कि तुम्हें अब इसके अलावा तुम और क्या मुझसे प्राप्त करना चाहती हो? यह बात उर्मिला जी अपने सखी से व्यक्त करती हुई कहती हैं, अपनी दासी से व्यक्त करती हुई कहती हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि एक दासी जो उम्र में उर्मिला जी से श्रेष्ठ है, वह दासी उर्मिला जी के लिए पीने के लिए, उर्मिला जी के पीने के लिए दूध लेकर उनके सामने आती है। तो उस समय उर्मिला जी अत्यंत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि हे दासी, तुमने तो मेरा विवाह एक वीर के साथ किया है, अर्थात लक्ष्मण जी के साथ किया है, जो अपने भाई की सेवा करने के लिए अपने सुख का त्याग करके वन में गए हैं। तुमने तो मेरा विवाह उनके साथ कर दिया है, तो मुझे तुम अभी आज क्यों छोटी बालिका समझती हो? और जितना ही तुम मुझे पेय पदार्थ पिलाओगी उतना ही मेरा दुख और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस वीर के साथ तुमने मेरा विवाह किया है वह वीर मेरे साथ नहीं है, जिस कारण से मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। और उस दुख की प्राप्ति में मैं जितना खाऊंगी पीऊंगी उतना ही मेरा दुख बढ़ता चला जाएगा। तो हे दासी, मैं कोई छोटी बालिका नहीं हूँ जो तुम मेरे हठ का अनुपालन करने के लिए, मेरे हठ को दूर करने के लिए तुम भी हठ कर रही हो। वो अब मैं छोटी की बालिका नहीं रही हूँ। अतः हे दासी, मेरे इस दुख की अवस्था में मुझे किसी भी प्रकार से परेशान न करो और मुझे
केवल अकेला छोड़ दो, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई भी बात नहीं होगी। इस पंक्तियों का भाव यह है। फिर व्याख्या के बाद हम क्या लिखते हैं? हम व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य में हम सबसे पहले अलंकार खोजते हैं। तो अलंकार देखिए, अलंकार जब हम खोजेंगे तो इसमें अलंकार हमें मिल रहा है क्यों कर, क्यों कर, क्षीर में र वर्ण की आवृत्ति होने से, अर्थात र वर्ण बार बार आने के कारण इन पंक्ति में कौन सा इस पंक्ति में अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद माना तूने मुझे तरुण विरहिणी वीर के साथ ब्याहा। जहाँ पर कोई भी बात मान ली जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ किसी भी बात की संभावना व्यक्त की जाए कि तुमने मुझे मान लिया है कि मैं एक छोटी दुखियारी बालिका हूँ, मान लिया है। तो जहाँ पर किसी बात को मान लिया जाए, संभावना व्यक्त की जाए, उस स्थान पर कौन सा अलंकार होता है? तो इस पंक्ति को लिख करके आपको कहना है कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर योजना मैथिली शरण गुप्त जी ने व्यक्त की है। फिर हम क्या लिखते हैं अलंकारों के बाद? भाषा। तो भाषा सरल सहज हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। शैली कैसी है? शैली परम विरहात्मक दुखात्मक शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। इसके बाद अगली पंक्ति है, अगले पद्यांश में कवि कहता है, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने यहाँ धूलि तो डाली। धूलि धूसर है तो क्या, यूँ तो मृड मात्र गात्र भी वस्त्र, ये तो वत्कलों तो हैं सुरम्य सुपात्र भी। यहाँ पर इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के प्रसिद्ध राम काव्य साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों के प्रणेता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब ये पंक्तियाँ कब कही गई हैं, उस बात को व्यक्त करते हुए कवि बताता है कि यह पंक्तियाँ इसलिए कही गई हैं कि जब उर्मिला जी की सखी उर्मिला जी का ध्यान धूल से भरे हुए उनके वस्त्रों की ओर आकर्षित करती है, तो उर्मिला जी उसका उत्तर देते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? कि चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने यहाँ धूलि तो डाली। कि जब उर्मिला की जो सखी है वह कहती है कि हे सखी, तुम्हारे जो वस्त्र हैं उन पर धूल जम चुकी है, धूल धूसर हो गए हैं, बहुत गंदे हो गए हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उर्मिला जवाब देती है, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, कि चाहे मेरे चेहरे पर कितनी भी धूल आ जाए, धूल आने पर मेरा चेहरा फटा फटा हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के जो गाल होते हैं वो फटे फटे अमरूद की तरह दिखाई देते हैं। हूबहू उसी तरह की उर्मिला जी का चेहरा उसी तरह से हो गया था। तो उनकी सखी ने कहा, तो उसका उत्तर देते हुए उर्मिला बताती हैं कि चाहे मेरा चेहरा कितना भी फटा फटा हो जाए, अंबर यानी चेहरा। अब देखिए, अंबर का अर्थ होता है आकाश,
और व्यक्ति के शरीर के ऊपर का भाग अर्थात ऊपरी भाग को भी अंबर कहा जाता है। यह श्लिष्ट पद है, श्लेष अलंकार आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक शब्द के जब कई अर्थ निकलें तो उस स्थान पर श्लेष अलंकार होता है। तो चाहे मेरा चेहरा, चाहे मेरा मुंह कितना भी फटा फटा हो, अशून्य है आली, किंतु यह अशून्य है, शून्य से अच्छा है, देखने में भी वह अच्छा है। हे सखी, यह मेरा चेहरा अशून्य अर्थात मेरे प्रियतम से अर्थात लक्ष्मण जी जहाँ रहते हैं वह घनघोर जंगल है, वह घना जंगल है। उस स्थान पर इस तरह से धूल इसकी चौगुनी मात्रा में पाई जाती है। मैं तो राजमहलों में हूँ, फिर भी मैं अपने प्रियतम जो शून्य है उनके समान मेरा स्वरूप नहीं हुआ है। आकर अगर हवाएं चलती हैं, अनिल यानी हवाएं चलती हैं, आकर यानी हवाएं आती हैं, यहाँ मेरे पास धूल तो डाली अर्थात अगर हवाएं आती हैं और मेरे पास थोड़ी धूल वो डालती हैं तो उस धूल के माध्यम से मेरे ऊपर क्या प्रभाव होता है? धूल धूसर है तो क्या अर्थात वह धूल जब मेरे ऊपर पड़ती है तो ये मेरे लिए केवल मृण मात्र अर्थात मेरे लिए कोई विशेष प्रभाव डालने वाली नहीं है। ये तनिक मेरे ऊपर प्रभाव डालती है, बहुत विशिष्ट प्रभाव डालने वाली प्रवृत्ति नहीं है। धूल धूसर, ये जो धूल उड़ती है यह बहुत विशेष मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं डालती है। वस्त्र ये तो वत्कलों से हैं, ठीक है, ये वस्त्र ये तो वत्कलों से हैं, सुरम्य सुपात्र भी। ये मेरे जो वस्त्र हैं, मेरे प्रियतम के जो वस्त्र हैं, जो मेरे प्रियतम जंगल में रहकर जैसा साधुओं जैसा वस्त्र धारण करते हैं, उस वस्त्र से तो मेरे ये जो वस्त्र हैं वो तो अच्छे हैं। वो तो गेरुआ वस्त्र पहनकर जंगली लोगों की तरह दिख रहे हैं, उनसे तो मेरे वस्त्र स्वच्छ हैं। अर्थात कितना भी मैं धूल धूसर हो जाऊं, कितने भी मेरे कपड़े पुराने हो जाएं, किंतु मेरे प्रियतम से किसी भी तरह से ये अच्छे हैं। मेरे प्रियतम से मेरे वस्त्र और मेरा जो चेहरा है वह मेरे प्रियतम के समान अभी धूल धूसर नहीं हुआ है। यदि हवाएं चलती हैं तो मेरे प्रियतम की मंद मंद सुगंध मेरे ऊपर आकर टिक जाती है और मुझे अत्यंत ही शीतलता प्रदान करती है। फिर इसके बाद व्याख्या लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं छात्रों? हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम अलंकार खोजते हैं। अंबर, अशून्य, इन दोनों वर्णों के इन दोनों शब्दों के कई अर्थ निकलने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। अनिल, अब फिर इसके बाद अगली जो पंक्ति है उसमें जब हम देखते हैं कि दार्शनिक बातें कवि व्यक्त कर रहा है तो वहाँ पर देखिए मृड मात्र गात्र भी, मात्र गात्र त्र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो जिस कारण से इस स्थान पर अनुप्रास अलंकार हमें मिल जाता है। वस्त्र ये तो वत्कलों से हैं, साथ ही समता समानता जहाँ किसके समान है? वत्कलों के समान है, अर्थात मेरे प्रियतम के ने जो दुशाला पहना था उसके समान है। तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जब हम अलंकार खोज चुके फिर इसके बाद हम इसमें क्या खोजेंगे? इसमें और इस पंक्तियों की विशेषता क्या है कि यहाँ पर कवि ने
उर्मिला के मन में चलने वाली बातों का विशिष्ट विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिस कारण से इन पंक्तियों में मनोवैज्ञानिक व्यवहारिकता का चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद तीसरी विशेषता क्या है? इसकी भाषा सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली है। फिर शैली कैसी है? ओज गुण युक्त दुखात्मक शैली का चित्रण कवि ने निम्न पंक्तियों में व्यक्त किया है। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से इस पंक्ति को आपने पढ़ा और इस पंक्ति की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की गई। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तो आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।